गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर लर्न कर रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 9th क्लास से एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर है। अब इस लेक्चर के अंदर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, सेल की डेफिनेशन और किसने सेल को डिस्कवर किया, ये सारी बातें। और इसके अलावा यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ये लेक्चर है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, स्ट्रक्चर्स उनके ड्रॉ किए हैं। इन सेल्स का क्या काम है और ये सेल्स जो हैं किस तरह से यूज़फुल हैं हमारे लिए। यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं ये सारे के सारे ह्यूमन सेल्स हैं। ह्यूमन के जो सेल्स हैं उनके बारे में ही हम देखते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के सेल्स हैं जिनकी शेप जो है और साइज दोनों ही एक दूसरे से वेरी करते हैं। अलग अलग शेप और साइज के यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है। जैसे कि ये जो सेल है लॉन्गिट्यूडनल सी सेल है और काफ़ी थिन सेल है। इस सेल का जो नाम है वो स्मूथ मसल सेल है। मसल्स जो हैं उनको फॉर्म करने में ये हेल्प करती है। इसका नाम जो है वो स्मूथ मसल सेल। यहाँ मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे। ये स्मूथ मसल सेल है। दूसरी टाइप की सेल जो है वो ब्लड सेल है। अब इसकी जो शेप है, ब्लड सेल की जो शेप है वो बिल्कुल राउंड है। ये जो सेल है ये हमारे प्लाज्मा के अंदर जो है, बॉडी के अंदर जितना भी फूड मटेरियल है और गैसेस हैं और कोई चीज़ भी ट्रांसपोर्ट करने की है वो इन्हीं ब्लड सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो इनकी शेप इसीलिए राउंडेड है क्योंकि इनको ट्रांसपोर्टेशन का काम है और साथ में इनका मूवमेंट जो है वो इजी हो सके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक जो बॉल होती है गोल, वो थोड़ा अगर हम उसको ऐसे गिरा देते हैं तो उसका मूवमेंट जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर एक कोई भी स्क्वायर या दूसरी तरह की शेप है उसको अगर हम इस तरह से फेंकते हैं तो वो एक जगह रुक जाती है। लेकिन राउंडेड शेप जो है वो इजीली मूव कर सकती है। इसका जो शेप है वो और साइज ब्लड सेल का इसीलिए है क्योंकि इसको इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना होता है। इसके बाद जो सेल है वो ओवम सेल है। ये ह्यूमन ओवम सेल है और ये जो सेल है क्या करती है, एग है ये, हम इसको ओवम भी कह सकते हैं और एग भी कह सकते हैं। ये एग या ओवम सेल है और इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है और ये सेल जो है फर्दर न्यू प्रोजेनीज के लिए वर्क में आती है। अब इसका जो यहाँ पे बड़ा और राउंडेड स्ट्रक्चर है उसका कारण क्या है कि इसके अंदर काफ़ी सारा फूड मटेरियल स्टोर होता है। इसलिए इसका साइज इस तरह का है। नेक्स्ट सेल जो है वो फैट सेल है। फैट का स्टोर करने के लिए काम में आती है। जो भी आपके अंदर एक्स्ट्रा फैट जो है वो बनता है वो इन्हीं फैट सेल्स के अंदर स्टोर होता है। इसीलिए उसका भी साइज जो है वो स्टोरेज के पर्पज से थोड़ा सा लार्ज है। अगली जो सेल है वो स्पर्म सेल है। स्पर्म सेल जो है उसके शेप हम देख सकते हैं वो अलग तरह के इन सबसे डिस्टिंग्विश है। यहाँ पे ये जो सेल है स्पर्म सेल, इसके अंदर ये जो इसका पोर्शन है पेनिट्रेटिंग है और ये पेनिट्रेटिंग इसीलिए है ताकि ये ओवम की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कर सके, कट करके और उसके अंदर एंटर कर सके। और साथ में जो ये पीछे का पोर्शन है ये इसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है ताकि ये इजीली स्विम करके जा सके। अब इसके बाद हमारी जो ये सेल है, लार्जेस्ट सेल हमारी बोली जाती है
ये जो है नर्व सेल है, और नर्व सेल जो है वो हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल में काउंट होती है। अब इसका कारण क्या है कि ये इतनी लंबी सेल क्यों है, जबकि बाकी सभी सेल्स का साइज इससे मैच नहीं करता। ये काफ़ी लॉन्गिट्यूडनल सेल है। इसका कारण क्या है, जैसे इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी जैसे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी से फ़ैन ऑन करना है या लाइट्स ऑन करनी है या कोई भी हम इक्विपमेंट ऑन करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस इक्विपमेंट से और जो उसका ऑन ऑफ बटन है वहाँ तक एक केबल जाती है। तो आप देख सकते हैं उस केबल के थ्रू करंट पास होता है। सेम उसी तरह से हमारे ब्रेन से और बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक ये सेल कनेक्ट करके रखती है। एक सेल के बाद दूसरी सेल, दूसरी के बाद तीसरी सेल, इस तरह से ये सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल इस तरह से जैसे एक वायर होती है, उसी तरह के मैनर में ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जैसे ये सेल है एक, इसके आगे इसी तरह की एक और सेल होगी और उसके आगे भी एक और इसके पीछे भी इसी तरह की सेल होगी। तो यहाँ से सिग्नल कैरी करते हुए इस एंडिंग के थ्रू वो सिग्नल अगली सेल में चला जाता है। सो इसलिए इसकी शेप जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। सो ये हम सेल के वेरियस शेप्स और साइज की बात कर रहे थे कि क्यों इनका शेप जिस तरह का दिखाया गया है वैसा है। तो इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी और लिख लेते हैं कि द शेप एंड साइज, क्योंकि यहाँ हमने इसके शेप और साइज की ही बात करी है। सेल के शेप और साइज की जो है उसके फंक्शंस के साथ रिलेट कर रहा है। सो द शेप एंड साइज, शेप और इनका साइज सभी का वेरी कर रहा है ऑफ सेल्स, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेल्स के बारे में। तो सेल्स के ही शेप और साइज के बारे में बात कर रहे हैं। आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक का मतलब एक पर्टिकुलर जो है वो काम ये करती हैं। स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सो हमने जो यहाँ पे ये बात जानी कि जो इनकी सेल्स की शेप और साइज जो है वो जो ये पर्टिकुलर कोई काम कर रही है उसके हिसाब से ही इनका शेप और साइज यहाँ पे है, जो कि मैंने अभी आपको सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन किया है। अगली बात सेल के बारे में क्या कही जाती है कि कुछ सेल्स जो हैं वो इस तरह की हैं, वो अपनी शेप को, जैसे यहाँ पे जो सेल्स है जितनी भी, उनमें से कोई ऐसी सेल नहीं है जो अपनी शेप को क्या कर सके, चेंज कर सके। लेकिन कुछ सेल ऐसी भी हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं। जैसे कि उनका एग्जाम्पल हम लेते हैं, शेप चेंजिंग सेल्स। कौन कौन सी सेल्स जो हैं वो शेप अपनी चेंज कर सकती हैं? सो इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर सेल है, इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। अमीबा जो है अपनी शेप को चेंज कर सकती है, वो इस तरह की सेल है। जैसे अगर हम इस अमीबा को देखें तो किस तरह अपनी शेप को चेंज कर सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास यहाँ अमीबा की सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब इस सेल के बिल्कुल सामने यहाँ एक फूड पार्टिकल रखा है
मतलब इसके खाने के लिए पार्टिकल है। सो अब ये जो सेल है क्या करेगी, अपनी शेप चेंज कर लेगी। किस तरह से, देखिए ये यहाँ पे फूड पार्टिकल था, ये अमीबा की सेल है। इस फूड पार्टिकल को इसने क्या कर लिया, अपनी सेल के अंदर एंटर करवा लिया। जैसे यहाँ इसकी शेप ऐसी थी, इस समय इसकी शेप जो है वो थोड़ी चेंज हो गई है ताकि ये फूड पार्टिकल के बिल्कुल पास आ गई, और इसके बाद दोबारा से अपनी उसी शेप के अंदर आ जाती है और फूड पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर जाता है। तो इस तरह की जो सेल है वो शेप चेंजिंग सेल्स कहलाती हैं। लेकिन जितनी भी हमने यहाँ पे सेल्स ये बनाई हैं, जैसे कि ये नर्व सेल है, इसका जो शेप है वो सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता कि इस तरह से इसके पास कोई सिग्नल आया और इसने शेप चेंज कर ली, ऐसा नहीं होता। तो ये सेल्स जो है ये अपना शेप चेंज नहीं करती, और लेकिन अमीबा सेल है वो अपना शेप जो है वो चेंज कर सकती है। अब इसके बाद है कि each cell has the capacity to perform certain बेसिक फंक्शंस। अब सभी की सभी सेल्स जो हैं वो अपना, उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है, मतलब उनके अंदर एक क्षमता होती है कि वो कुछ फंक्शंस जो हैं, उनके कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, उनके कुछ काम होते हैं, उनको वो कर सकती हैं। अब एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन इसके सामने पुट किया है कि वो किस तरह से इन सब कामों को कर सकती है। सो क्वेश्चन इज, हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म these basic functions। so क्वेश्चन पुट किया एनसीईआरटी ने कि हाउ डज ए लिविंग सेल, लिविंग सेल्स जो हैं वो किस तरह से कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकती हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखिए, हर एक लिविंग सेल के अंदर कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स में उसका सारा का सारा काम जो है वो बटा होता है। इसका मतलब ये है कि सारा कुछ एक ही कंपोनेंट यहाँ पे काम नहीं करता, उस सारे काम को बांट दिया जाता है। जैसे कि आप अपने घर में भी इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब भी आपके घर में कोई भी काम होता है तो उस काम को आपके बहन भाइयों में और आपके माता पिता जो हैं वो एक दूसरे में बांट के और उस काम को कर लेते हैं। इससे काम जल्दी और इफ़ेक्टिव तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर कोई एक ही पर्सन पूरे दिन एक उस काम को करेगा तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और काम उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इसी तरह से सेल भी क्या करती है, अपने सारे काम को क्या कर देती है, बांट देती है अलग अलग उसके कंपोनेंट्स के अंदर। सो इसका जो ये पॉइंट है, इसका नाम क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर।
डिवीजन ऑफ लेबर। सो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि काम का बंटवारा, कि सारा का सारा काम जो है वो छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बांट दिया गया है, उसके बाद काम को किया गया है, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है। अब इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। सो इसका एग्जांपल जो है हमारे बॉडी पार्ट्स से ही हम ले सकते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो ऑर्गन है वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। ये सारे के सारे जितने भी सिस्टम्स हैं सबका अलग अलग काम है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम जो है आपको पता है कि उसका काम डाइजेशन करना है, तो वो अपना काम डाइजेस्ट करके फूड को करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम रेस्पायर करना है, इनहेल एक्सहेल करना है, गैसेस को चेंज करता रहता है। तो यहाँ पे एक ऑर्गन अकेला काम नहीं कर रहा, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं जो साथ मिलके काम करते हैं, मतलब उन्होंने भी काम का क्या कर रखा है, बंटवारा कर रखा है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर है। और डिवीजन ऑफ लेबर एक जो सिंगल सेल या हम कहें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है। जैसे यहाँ अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है, उसकी सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर है। जैसे इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो अपना काम जो है वो बांट लेते हैं। सो हमारा जो इसका पहला पॉइंट है कि हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन, किस तरह से परफॉर्म कर रही है। पहला डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू। दूसरा बताया ड्यू टू because of certain specific components। यहाँ ये जो वर्ड है कंपोनेंट्स, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। सो इसके बारे में मैं अभी बताती हूँ, पहले इसको पूरा कर दूँ। कंपोनेंट्स विद इन इट, ये कंपोनेंट जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है और इन्हीं की वजह से ये काम होता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, नॉन एज सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली। अब यहां ये जो वर्ड है सेल ऑर्गेनेली, ये अभी तक आपके चैप्टर में नहीं आया है, तो ये वर्ड जो है अभी आपके लिए नया है। लेकिन अभी आगे इस चैप्टर के अंदर सारे के अंदर सेल ऑर्गेनेली के बारे में ही ज़्यादातर बातें बताई गई हैं। तो ये मैं अभी क्लियर करती हूँ कि ये सेल ऑर्गेनेली क्या है। दे परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने पॉइंट लिखा ड्यू टू बिकॉज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। अब ये काम जो है अपना बेसिक फंक्शन वो कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के द्वारा पूरा कर पाती है, और इन्हीं स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को हम क्या कह देते हैं, सेल ऑर्गेनेली। इसका मतलब क्या है कि सेल अपना जो बेसिक फंक्शन है वो सेल ऑर्गेनेलीज के थ्रू परफॉर्म कर पाती है, मतलब सेल ऑर्गेनेली के थ्रू काम कर पाती है। अब इन सेल ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेशल काम है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी कि सेल ऑर्गेनेली क्या क्या काम करते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, और ये एक आध छोटे छोटे काम कर लेते हैं, जैसे कि मेकिंग
न्यू मटेरियल इन द सेल। सेल ऑर्गेनेली का ही काम है कि वो जो सेल के काम का, सेल के यूजफुल मटेरियल को बनाती है, ये सेल ऑर्गेनेली ही कर रहे हैं। अब सेल के अंदर कुछ भी वेस्ट जमा हो गया है उसको भी रिमूव करने का काम भी सेल ऑर्गेनेली का ही है। जैसे आपके घर में कभी भी जब भी कुछ गंदगी हो जाती है तो उसको साफ करने का काम आपका ही है। उसी तरह से सेल ऑर्गेनेली का काम भी सेल को जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनसे रिमूव आउट करने का काम होता है। सो मेकिंग न्यू मटेरियल, जैसे इसने स्पेशल फंक्शंस यहाँ लिखा है कि सेल ऑर्गेनेली स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो वो कौन से स्पेशल फंक्शंस हैं? तो यहाँ पे मेकिंग न्यू मटेरियल इन सेल। दूसरा है कि क्लीनिंग अप द वेस्ट को क्लीन करने का काम है। अब जब आप इसको बोर्ड से उतारेंगे इस लेक्चर को, तो इतना करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद आप जो है वो डायग्राम्स वहाँ से पहले बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे ये डायग्राम्स सारे के सारे जो मैंने वहाँ पे नीचे बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये सारा फर्दर लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ये हमारा एक पहला टॉपिक जो है वो चैप्टर का ख़त्म होता है। तो जब एक टॉपिक ख़त्म होता है एनसीईआरटी में 10th तक, तो उसके अंदर कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। मतलब जो हमारा टेक्स्ट है उसके बीच के क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उनको हम सोल्व करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इन टेक्स्ट में क्या दिया गया है? हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, कि सेल को किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। ये इससे पहले हम पिछले वीडियोस के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं कि सेल को किसने डिस्कवर किया है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको लिखूंगी नहीं क्योंकि हम इसको पहले ही कर चुके हैं। सो सेल को 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, और उन्होंने कहाँ से डिस्कवर किया था? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क से उन्होंने इस सेल को देखा था। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाउ पूछा है, कैसे डिस्कवर किया था, तो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क से, और किसने किया था ये भी हो गया है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जो है वो लाइफ की, जैसे हमारे इस चैप्टर का ही नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है कि सेल जो है उसको स्ट्रक्चरल, ये यहाँ दो वर्ड्स हैं, इनको थोड़ा सा मैं एम्फेसिस करती हूँ कि क्यों इसको स्ट्रक्चरल और क्यों इसको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार कि क्यों इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles। अब यहां भी मैंने ऑर्गेनेली वर्ड को यूज किया है और यहां भी ऑर्गेनेली वर्ड को यूज किया है। अब इसके बारे में बताती हूं मैं आपको। These organelles together
constitute the basic unit called the cell. So इसका आंसर ये है, यहाँ क्या कहा गया है कि सेल इज एबल टू लिव, सेल जो है वो लिव कर सकती है, जिंदा रह सकती है और परफॉर्म कर सकती है, ठीक है, मतलब वो परफॉर्म कर सकती है ऑल इट्स फंक्शंस, जो भी उसके काम है वो सारे के सारे काम वो कर सकती है। अब वो कैसे कर सकती है? बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेलिज, जो इसके पास ऑर्गेनेलिज हैं उनके थ्रू वो लिव कर सकती है और उसके साथ साथ सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है। और इन्हीं ऑर्गेनेलिज से जो है हमारी बेसिक यूनिट बनी हुई होती है, जिसको हम क्या कह देते हैं? सेल कह देते हैं। अब इस क्वेश्चन का इन लाइन से क्या मतलब है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। यहां पे कहा गया वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की यहां पे एक सेल है और लाइफ के साथ उसको रिलेट कर रखा है कि क्यों लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट कही जाती है एक सेल। तो देखिए बच्चों यहां पे कि यहां कहा गया कि दीज ऑर्गेनेली टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट। अब सेल जो है इन्हीं ऑर्गेनेलीज के थ्रू बनी हुई होती है, तो सेल के अंदर कौन है? ऑर्गेनेलीज हैं, उन्हीं से सेल जो है वो बनती है। और सेल जो है फर्दर क्या बनाएगी? उसके बाद बनाएगी टिश्यूज बनाएगी। कुछ पर्टिकुलर टाइप की सेल जो हैं जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो सारी मिलके एक टिश्यू बनाती हैं। इसी तरह से पर्टिकुलर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी इन सेल्स से ही जुड़ के हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बनता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे कि मेरे पास इस तरह से ये माला है और इसके अंदर ये बीड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक बीड है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये बहुत सारे बीड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये जितने भी बीड्स हैं अगर ये सारे अलग अलग हैं तो ये इस माला का रूप कभी भी नहीं ले सकते, या हम इस माला के रूप को कंसीडर नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर सेल्स नहीं मिलेंगी यहाँ पे तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। यहाँ पे सिंगल सेल का भी ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इस सिंगल सेल को भी बनाने के अंदर इसके मिनिएचर फॉर्म्स प्रेजेंट है जिनको हम सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन सेल ऑर्गेनेलीज को मिला के ही यहाँ पे एक सेल बनती है। और फिर फर्दर टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। इसी तरह से एक और दूसरा इसका एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट का। जैसे कि ये बॉल है मेरे पास और यहाँ पे आपको कुछ ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। फर्दर इन्हीं पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स को मिला के और ये बॉल जो है वो बनी हुई है। इसी तरह से आप मकान को देख सकते हैं कि मकान के अंदर जो आप घर वगैरह बनाते हैं उसके अंदर पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल यूनिट जो है उसकी ब्रिक्स हैं, उसकी ईंटें हैं, उन्हीं ईंटों को मिला के और आपका पूरा का पूरा मकान जो है वो तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमारी लाइफ की भी स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो सेल को कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में था कि क्यों सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। दूसरा जो पार्ट है इसका, फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है, क्यों सेल को एक फंक्शनल यूनिट के लिए नॉमिनेट किया है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस, ठीक है। वो अपने सारे के सारे काम कर सकती है। किस पे डिपेंड होके? उसके ऑर्गेनेलीज के ऊपर डिपेंड होके वो सारे काम को कर सकती है। जब सेल ऑर्गेनेलीज काम करते हैं तो उसके बाद सेल जो है वो वर्क करती है, इसी तरह से फर्दर सेल्स काम करती हैं। तो काम जो शुरू हुआ, फंक्शन जो शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ है?
सेल से शुरू हुआ है, मतलब एक सेल काम करेगी, फिर उसके बाद और सेल्स, मतलब उनका ग्रुप काम करेगा, फिर टिश्यूज काम करेंगे। इस तरह से ऑर्गन जो है वो पूरा काम करेगा। तो ऑर्गन के काम करने में या टिश्यू के काम करने में कौन जुड़ा हुआ है? सबसे पहले सेल, और उस सेल के अंदर भी कौन? ये सेल ऑर्गेनेली। इन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज के थ्रू सेल अपना काम करती है और फिर टिश्यू बनाती है। वो सारा टिश्यू एक पर्टिकुलर काम करता है। तो इस तरह से हमारी सेल जो है हमारी फंक्शनल यूनिट के नाम से जानी जाती है।